तो फिल्म की शुरुआत होती है श्रीलंका के जाफना से, जहाँ पर कि हमें मंगूस जंगल को दिखाया जाता है। और मंगूस जंगल में आर्मी की निगरानी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। वो यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। दरअसल में वो किसी चीज को ढूंढ रहे थे। तभी इन्हीं वर्कर्स में हम राणा तुंगा नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसे खुदाई के समय पे कुछ चीजें दिखाई पड़ती है और वो दरअसल में एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारा सोना था। ये देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। तब राणा तुंगा ये बात अपने भाई सोमुलू को बताता है और कहता है कि क्या जिंदगी भर इसी तरह से काम करना है या फिर इस वक्त को बदलना है। जिसके बाद वो लोग श्रीलंका की आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन श्रीलंका की आर्मी बहुत बड़ी थी, वो उन सभी को तो नहीं मार पाए, लेकिन वो सोने से भरे बॉक्स को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और समुद्र के द्वारा वो श्रीलंका को छोड़कर इंडिया पहुंच जाते हैं। तो इंडिया के तटों पर सबसे पहले वो लोग इस सोने को छिपाते हैं। जैसे ही वो यहाँ से जाने लगते हैं तो अचानक से उनकी नजर पड़ती है पुलिस पर और पुलिस जो है वो इन्हें देखकर अरेस्ट कर लेती है। तो पुलिस भी बहुत अच्छे से जानती है कि ये लोग कोई ठीक इंसान तो नहीं है। ये लोग श्रीलंका से भाग कर आए हैं, मतलब कि जरूर ये कुछ बुरा कर घर भागे हैं और इनके पास ना तो कोई नाम है और ना ही कोई आईडी है, जिससे कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस चल सकता है। ये बात जब राणा तुंगा ने सुनी तो उसे बहुत ही अजीब लगा और वो तुरंत ही उस पुलिस वाले को एक सोने का बिस्किट देता है। तब पुलिस वाला कहता है कि एक सोने के बिस्किट से तो सिर्फ तुम्हारी पहचान छिपाई जा सकती है, अगर तुम्हें नहीं पहचान चाहिए तो तुम्हें कुछ और रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद राणा तुंगा के समेत वो चारों लोग उस पुलिस वाले को एक एक सोने का बिस्किट दे देते हैं। लेकिन राणा तुंगा कहता है कि मेरी पहचान तो जरूर चेंज होगी, लेकिन मेरा नाम यही रहेगा, क्योंकि उसे अपना नाम राणा तुंगा बहुत पसंद है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है और हम इंडिया की राष्ट्रपति वसुंधरा को देख पाते हैं, जिसके पास एक खून से सनी हुई चिट्ठी आती है जो कि आंध्र प्रदेश के मुद्दुपल्ली गांव से आई होती है। ये चिट्ठी दरअसल में एक छोटी सी लड़की ने लिखी थी और वो अपने गांव के इलाके के बारे में बता रही थी कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आजाद ही नहीं हुए हैं। वसुंधरा उस चिट्ठी में लिखी हुई हर एक बात को महसूस कर रही थी। वो तुरंत ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और कहती है कि आंध्र प्रदेश के मुद्दुपल्ली गांव में जाओ और वहां जाकर पता करो कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर क्या चल रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति वसुंधरा समझ गई थी कि मुद्दुपल्ली गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो आ चुकी है। जिसके बाद हमें आंध्र प्रदेश के मुद्दुपल्ली गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कुछ किसान जो है वो हल चला रहे थे। तभी बीच खेत में उन्हें कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जो देखकर वो सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। ये सारे इंसिडेंट सुनने के बाद यहाँ पर विजय लक्ष्मी नाम की एसआई आती है। वो यहाँ पर आने के बाद ये बात जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है, और तो और ये लोग है कौन उसे ये भी नहीं मालूम था। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के कोई भी आदमी या फिर औरत आगे नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो अपने अपने परिजनों की डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहां जाकर रोने लगते हैं। और तभी यहाँ पर विजय लक्ष्मी को मालूम चलता है कि ये सब कुछ दरअसल में राणा तुंगा नाम के एक बहुत बड़े गुंडे ने किया है। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही राणा तुंगा के घर पर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो अपने बड़े सीनियर ऑफिसर को भी कॉल कर देती है। और विजय लक्ष्मी के साथ जो कांस्टेबल राणा तुंगा के घर पर जा रहे थे और जब उन्हें मालूम चला कि वो राणा तुंगा के घर पर जा रहे हैं तो वो जीप से उतर जाते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी और उसके साथी ऑफिसर्स उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि राणा तुंगा की मां मौजूद थी। वो यहाँ राणा तुंगा की मां के सामने ही राणा तुंगा के लोगों को बुरी तरह से मारती है। लेकिन तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती यहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि आप इस तरह से लड़िए मत, कृपया कर आप अंदर आ जाइए। वो उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ अंदर लेकर जाती है। लेकिन जब भारती यहाँ विजय लक्ष्मी के मुंह से राणा तुंगा के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा सुनती है तो वो यहाँ पर उन सारी लेडी ऑफिसरों को बुरी तरह से पिटवाती है और उनके सारे कपड़े भी उतरवा देती है और उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। यहाँ पर भारती विजय लक्ष्मी को बताती है कि राणा तुंगा कोई आम आदमी नहीं है, वो एक रावण है और ये उसकी लंका है। यहाँ पर तुम सोच रही हो कि कोई राम आएगा, कोई हनुमान आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा ऐसी ही रहेगी, किसी का इंतजार मत करना। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म में बलदेव सिंह प्रताप की, जो कि ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है। तभी अचानक से ट्रेन खराब हो जाती है और जब वो ट्रेन से उतरकर टीसी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो यहाँ पर टीसी बताता है कि आगे एक मालगाड़ी पलट गई है, जिस वजह से कुछ समय लग सकता है ट्रेन में। लेकिन यहाँ पर बलदेव को भूख भी लग रही थी, इसलिए वो टीसी से नाश्ते के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ तो कोई आसपास में दुकान ही नहीं थी, इसलिए कुछ दूरी पर एक छोटी सी टपरी थी जहाँ पर की इडली वगैरह मिल रही थी। तो यहाँ पर बलदेव वहीं चला गया
वहाँ जाकर वो इडली वगैरह खाने लगता है। वैसे तो बलदेव नॉर्थ से आया है और उसे इडली खाने की आदत नहीं है, लेकिन उस औरत ने यहाँ पर बलदेव को बहुत ही प्यार से इडली दी थी, इसलिए वो उस इडली को बहुत ही चाप से खाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उनके धक्का लगने की वजह से बलदेव के हाथ से प्लेट गिर जाती है और उस प्लेट में रखी इडली भी गिर जाती है, जो कि उस औरत ने बड़े ही प्यार से बलदेव को दी थी। वो तुरंत ही उस गुंडे के पास गया और उससे कहता है कि मैं खाना खा रहा था, मेरे हाथ में इडली थी और तेरा धक्का लगने की वजह से इडली नीचे गिर गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू सॉरी बोल दे और इस मामले को हम यहीं रफा दफा कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद वो गुंडा जोर जोर से हंसने लगा। वो यहाँ उस बलदेव से कहता है कि तू जानता भी है कि तू किससे सॉरी बोलने के लिए कह रहा है, तू आया तो यहाँ पर 2 पैरों पर है लेकिन जाएगा 4 कंधों पर। जिसके बाद वो बलदेव पर हमला कर देते हैं, लेकिन बलदेव तो यहाँ पर उन सभी की बुरी तरह से चटनी बना देता है और आखिर तक वो उस गुंडे से सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोलने के लिए ही कह रहा था। लेकिन यहाँ पर वो गुंडा बलदेव से कहता है कि वो रंजीत का आदमी है, जो कि एक बहुत बड़ा मंत्री है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मतलब कि बलदेव तुरंत ही रंजीत के पास पहुँच जाता है और कहता है कि अब तू सॉरी बोल। लेकिन वो भी बलदेव के ऊपर गुंडे छोड़ देता है और उनका हाल भी वही होता है जो कि बलदेव ने हाल ही में कर आया है। वो उन्हें बुरी तरह से निपटाता है, लेकिन फिर भी उस मंत्री ने सॉरी नहीं बोला था। वो कहता है कि मेरे ऊपर सोमलू का हाथ है और वो वहीं पर जा रहा है। ये सुनने के बाद बलदेव भी उसके साथ जाने लगता है, जिसके बाद हम सोमलू को देखते हैं जो कि एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। दरअसल में वो अपने आसपास की सारी गांव की जमीन जो है वो हथियाना चाहता है, इसी वजह से वो यहाँ के लोगों के पेपर्स पर जबरदस्ती साइन ले रहा था। वो डरे हुए लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उनके पास साइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है बलदेव की। बलदेव के यहाँ पर आने के बाद सोमलू उससे कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने गलत लंका में पैर रख दिया है, तुझे पता नहीं है कि अब तेरे साथ क्या होगा। लेकिन बलदेव उसे कहता है कि तू सॉरी बोल दे भाई, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन फिर से यहाँ पर भी बलदेव को तांडव करना पड़ता है क्योंकि सोमलू सॉरी नहीं बोल रहा था। आखिर में बलदेव जब सोमलू के बहुत सारे लोगों को पीट देता है तो यहाँ पर सोमलू बताता है कि तू जानता नहीं है कि मेरा भाई राणा तुंगा है। तो फिर यहाँ पर बलदेव ने भी फैसला कर लिया था कि अब वो राणा तुंगा से ही सॉरी बुलवाएगा और वो सोमलू को लेकर राणा तुंगा के घर पर पहुँच जाता है। राणा तुंगा यहाँ पर उसके सामने आता है और उसे जब ये सारी बातें मालूम चलती है कि एक आदमी ने राणा तुंगा के इतने सारे लोगों को पीटा है तो वो बहुत हैरान था। एक सॉरी की वजह से इस आदमी ने ये सब कुछ कर दिया था और ये सारी चीजें राणा तुंगा अपने भाई सोमलू से कह रहा था कि एक सॉरी ही तो बोलना था, बोल देता, ये सब कुछ नहीं होता। तब यहाँ पर राणा तुंगा हमारे हीरो बलदेव से सॉरी कह देता है। ये सुनने के बाद बलदेव कहता है कि अब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं यहाँ से शांति से जा सकता हूँ। जब हमारा बलदेव यहाँ से जाने लगता है तो बाहर ही उसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स की वर्दी दिखाई पड़ती है जिनके ऊपर खून के दाग भी लगे हुए थे। यहाँ बलदेव उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है। बाद में उन सारी पुलिस की वर्दियों को समेट कर वो कुछ खून के धब्बों का पीछा करने लगता है, जो कि उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ वो सारी लेडी ऑफिसर्स नग्न अवस्था में बंद थी। तब यहाँ पर बलदेव उन सभी को वर्दी देता है, वो सारी लड़कियां वर्दी पहन लेती है और अब यहाँ पर बलदेव को बहुत ही जोर का गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक इडली के गिर जाने की वजह से मैंने इन सबको पीटा और अब तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, वो भी हमारे देश की बेटियों के साथ। ये देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन इसके लिए तो अब राणा तुंगा भी तैयार था कि बहुत हो गया तेरा, अब मैं भी सहन नहीं करने वाला क्योंकि अब बात मेरे ऊपर आ रही है। दोनों के बीच में जंग छिड़ने वाली थी कि तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती ने यहाँ राणा तुंगा को रोक लिया था। वो राणा तुंगा से कहती है कि हमारा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, अगर यहाँ पर हमने कुछ कांड कर दिया तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए इसे यहाँ से जाने दो। तब बलदेव उन सारी लेडी ऑफिसर्स को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो बीच रास्ते में थे तभी राणा तुंगा के बहुत सारे लोग इनका पीछा करने लगते हैं और वो तो बस इन्हें मारना चाहते हैं। राणा तुंगा के लोग इनके ऊपर फायरिंग भी कर रहे थे और इन्हीं में से एक लेडी ऑफिसर को गोली लग जाती है। वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और बलदेव को उसकी मदद करनी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए वो गांव में घुसकर मदद लेने की सोचता है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी बलदेव के पास राणा तुंगा का कॉल आता है और कहता है कि तू ये मत सोचना कि कोई तेरी मदद करेगा, तेरी मदद कोई भी नहीं करने वाला, उन सारी लड़कियों को मार दूंगा और आखिर में मैं तेरा चेहरा देखूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर बलदेव विजय लक्ष्मी से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये आदमी कौन है। तब यहाँ पर विजय लक्ष्मी बताती है कि वो इस जगह का रावण है और उसने इस जगह पर उत्पात मचा कर रखा है। जिसके बाद कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है
और कहानी जो है वो स्विट्जरलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ के कुछ साइंटिस्ट ने इसी जगह पर थोरियम को पाया गया है। मतलब जिस गांव में लोगों की जमीन है उस गांव के नीचे ही थोरियम है। इसलिए राणातुंगा इस जमीन को खरीदना चाहता है और उस पूरे थोरियम को निकालना चाहता है। इस डील में बहुत बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं और उन्हीं की डील स्विट्जरलैंड के उन लोगों से हुई है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राणातुंगा को मिला है कि वो सभी की जमीन को खाली कराए। इसलिए वो जबरदस्ती उन सभी की जमीन को हथियाना चाहता है। लेकिन जब वो सभी लोग नहीं माने तो राणातुंगा ने उनमें से आधे लोगों को तो मार दिया और इन सभी को मरता हुआ देख गांव के आधे लोग वैसे ही शांत हो गए। विजय लक्ष्मी ये सारी चीजें बलदेव को बता रही थी कि हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। बलदेव यहाँ पर विजय लक्ष्मी से कहता है कि क्या हमें पुलिस में जाना चाहिए, वहाँ पर कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन पुलिस तो खुद ही राणातुंगा के साथ मिली हुई थी। तो बलदेव सारे लेडी ऑफिसर्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो सीनियर ऑफिसर से कह रहा था कि मुझे राणातुंगा के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। लेकिन वो पुलिस वाला भी राणातुंगा के साथ ही मिला हुआ था। वो सीनियर पुलिस वाला यहाँ बलदेव से कहता है कि राणातुंगा को आप इतने आसानी से नहीं पकड़ सकते। और बातों ही बातों में यहाँ पर वो सारे पुलिस वाले बलदेव को ही चैन से बांध देते हैं और कहते हैं कि हम भी राणातुंगा की रोटी ही खाते हैं। जिसके बाद वो सीनियर ऑफिसर सोमलू के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि हमने बलदेव को चैन से बांध दिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम इसे जल्द से जल्द मारेंगे। जिस तरह से वो चैन से बंधा हुआ था तो सारे पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि जाट अब कब्जे में आ चुका है, अब इसे आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन जेल में ही एक कैदी बंद था और जब वो यहाँ बलदेव को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने जेल में किस आदमी को बांध रखा है। वो बताता है कि मैं विदेश में एक जेल में बंद था, उसी जेल में एक आदमी आया था और वो आदमी यही था। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज कि वो आदमी जेल में सिर्फ बंद नहीं था बल्कि उसने जेल में बहुत सारे लोगों को मार डाला था। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। जैसे ही सोमलू यहाँ पर आता है, यहाँ पर बलदेव अपनी चैन को खोलकर सारे गुंडों की धुनाई चालू कर देता है, यहाँ तक कि उस सीनियर ऑफिसर के सारे पुलिस वालों को भी धो डालता है। बलदेव यहाँ पर बंद इसलिए था क्योंकि वो जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, उन्हें क्या सजा दी जाए। आखिर में उसने सभी को मार दिया था, यहाँ तक कि सोमलू को भी जान से मार दिया था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर राणातुंगा आता है, जब तक बलदेव और सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। राणातुंगा ने यहाँ पर अपने भाई की डेड बॉडी को देखा और अब वो पूरी तरह से बौखला जाता है। तब बलदेव ने राणातुंगा के पास कॉल किया और उससे कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जब अपने की मौत होती है तो कैसा लगता है, और मुझे तक पहुँचने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। जिसके बाद हम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को देखते हैं, जिससे राणातुंगा की हर एक चीज के बारे में मालूम चल गया था कि वो श्रीलंका में एक मिलिटेंट था और उसने वहाँ के बहुत सारे सोल्जर्स को भी मारा था। और ये कंफर्म हो चुका था कि वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसे किसी भी तरह अरेस्ट करना ही है। लेकिन ये काम आर्मी वालों का लगता है, इसलिए यहाँ पर सत्यमूर्ति एक सोल्जर के पास कॉल करता है। वो बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि पुलिस भी राणातुंगा के साथ मिली हुई है, इसलिए पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए आर्मी को ही ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स कहीं और बिजी थे। लेकिन सुखबीर सिंह यहाँ पर सत्यमूर्ति को बताता है कि हमारे पास एक सोल्जर है जो कि उसी जगह के आसपास है, अगर हमने उसे खबर दे दी तो वो अकेला ही इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उसका नाम है बलदेव प्रताप सिंह। बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही बहुत सारे ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राणातुंगा को, जो कि उस गांव के पास जाता है, वहाँ सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन सभी से साइन ले रहा था क्योंकि उसे सारी जमीन जो लेनी है। और तो और उसके सारे बैकअप भी तैयार थे, उसके पास जितने भी गुंडे थे सारे गुंडे आ चुके थे क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पर बलदेव कभी भी आता होगा। और इतना कहते ही यहाँ पर बलदेव आ जाता है और यहाँ पर तबाही मचाना भी स्टार्ट कर देता है। वो इन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा था। भले ही राणातुंगा के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन बलदेव प्रताप सिंह अकेला ही इन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था और आखिर में उसने बलदेव को भी मार डाला था। जिसके बाद हम देखते हैं राणातुंगा की मां को और उसकी पत्नी भारती को, जिसने खुद को गोली मार ली थी। तो वहीं राणातुंगा की पत्नी को ये देखकर हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद बलदेव उस छोटी सी लड़की के पास जाता है, जिस छोटी सी लड़की ने वसुंधरा राष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अगर मेरी जरूरत जब भी पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से बलदेव प्रताप सिंह ने एक मिशन और कंप्लीट किया, वो भी अकेले। जब सत्यमूर्ति ने सुना कि एक आदमी ने ही मिशन को कंप्लीट कर दिया है तो वो पूरी तरह से हैरान था और वो ऐसे वन मैन आर्मी ऑफिसर से मिलना चाहता है।